Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. In this particular session, we are going to discuss the summary of our chapter number 2 of class 10 English, A Long Walk to Freedom. This particular chapter is completely dedicated to former President of South Africa. In this particular chapter, we are going to study the struggle of Nelson Mandela and how did he help South Africa to gain first democratic government. At the same time, how did he manage to eradicate racial discrimination which used to exist in South Africa. So we will study the summary along with the MCQs of this chapter. So let us start this particular session without any further delay. सो नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जो कि सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये उनकी एक बुक है और उस बुक से ये एक पार्ट उठाया गया है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। और इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर बात की जाए तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के अंदर किस तरीके से स्ट्रगल मतलब देखने को मिलता था फ्रीडम के लिए और किस तरीके से साउथ अफ्रीका फाइनली अपने फ्रीडम को अचीव करता है, तो उस स्ट्रगल को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर दिखाया गया है। ऑन May 10, 1994 और 10 मई 1994 की अगर बात की जाए, नेल्सन मंडेला हैज टेकन द वो मींस ओथ प्लेज यानी उन्होंने शपथ ली द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के तौर पर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर उन्हें साउथ अफ्रीका के प्राइम वो प्रेसिडेंट बने और उन्होंने शपथ ली। एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। और उससे पहले अगर बात की जाए तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती थी जहां पर जो व्हाइट होते थे वो ब्लैक पीपल को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। सो इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका अ ब्लैक प्रेसिडेंट वाज चोजन, एट द सेम टाइम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड और वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाया गया। नेल्सन मंडेला टुक द ऑथ, उन्होंने शपथ ली एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और ये पहली बार था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के अंदर किसी ब्लैक ने एज अ प्रेसिडेंट वहां पर शपथ ली थी। मैनी डिग्नेटरीज का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो वीआईपी होते हैं अलग अलग देश के, मतलब बहुत जो वीआईपी लोग थे जैसे सेलिब्रिटी लोग थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों से हैड कम, वो आए थे टू बी द पार्ट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, जो कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि उस दिन नेल्सन मंडेला जो कि ब्लैक प्रेसिडेंट थे, वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर ऐसा हो रहा था कि साउथ अफ्रीका के अंदर कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा था। और ये अपने आप में साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। इन स्पीच, और नेल्सन मंडेला ने भी अपनी स्पीच में कहा, मंडेला थैंक ऑल द डिग्नेटरीज, और नेल्सन मंडेला ने सभी जो डिग्नेटरीज जो अलग अलग देशों से आए थे, जो सेलिब्रिटी, उनको थैंक्स किया, उनको धन्यवाद दिया। एंड मंडेला अश्योर्ड, इस बात को सुनिश्चित करना, इस बात का विश्वास दिलाना कि हिज कंट्री में, कि उसके देश के जो लोग हैं, दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सेपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। सेपरेशन का मतलब है क्रशिंग, किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी को दबाना। तो उन्होंने इस बात को भी इंश्योर किया कि हाँ, आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई भी किसी को दबाएगा नहीं, और इस तरह का सेपरेशन, इस तरह का जो एक्सप्लॉइटेशन है जिसके तहत दूसरों को दबाया जाता है, इस तरह का हमें कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर कभी आगे देखने को नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, और इससे पहले अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के अंदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा था कि एक प्रॉपर तरीके से वहां फेयर तरीके से इलेक्शन हुए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर एस्टेब्लिश हुई साउथ अफ्रीका के अंदर। एंड एज अ रिजल्ट
a government of no discrimination was established. नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया फेवरेटिज्म या डिस्पैरिटी। ये पहली बार था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के अंदर कि वहां पर एक ऐसी सरकार बनी थी जहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। इट वॉज प्योरली अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये अपने आप में एक बहुत ही एक प्योरली डेडिकेटेड कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो कि पहली बार था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के अंदर। The people of South Africa sang two national anthem as a symbol of that day। और उस दिन मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर दो नेशनल एंथम्स को गाया गया था। Mandela recalled the reasons for this moment was that black skinned people were exploited by the white people। और नेल्सन मंडेला इस बात को भी याद करते हैं कि किस तरीके से जो ब्लैक स्किन पीपल थे, जो ब्लैक लोग थे, उनको जो व्हाइट पीपल थे वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको सप्रेस करते थे। He said that this type of suppression और इस तरह का जो मतलब लोगों को दबाया जाता है और the people of South Africa is the origin of many stars। और क्योंकि मतलब इस तरह का जो एक्सप्लॉइटेशन था, जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने इस एक्सप्लॉइटेशन को देखा था और इस एक्सप्लॉइटेशन को इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको फाइट करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए तो बहुत ऐसे जो मैनी स्टार्स, बहुत सारे एज ए लेजेंड्स पैदा हुए, ओरिजिन हुआ उनका, जिन्होंने इसके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। पीपल मस्ट लर्न टू हेट फास्ट। और बहुत ही सुंदर लाइन यहाँ पे मंडेला ने बोला कि अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं, बिकॉज इट दे हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं। एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट, क्योंकि जो लव है वो ज्यादा नेचुरल है हेट की बजाय। अगर लोग हेट करना सीख सकते हैं तो लव करना भी सीख सकते हैं। He also says that brave man is not who does not feel afraid। और नेल्सन मंडेला का ऐसा मानना था कि वो इंसान ब्रेव नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, बट हु कॉन्कर्स इट। कॉन्कर का मतलब हो गया एक तरीके से ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स और अथॉरिटी, यानी किसी चीज को ऊपर अपना एक तरीके से कंट्रोल जमा लेना। यानी मतलब वो इंसान जो डरता नहीं वो बहादुर नहीं है, बल्कि वो इंसान जो उस डर के ऊपर हावी हो जाता है, उस डर को जीत लेता है, वो इंसान ब्रेव कहलाता है। इन लाइफ अ मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस। और हर एक इंसान के जिंदगी के अंदर दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहली फर्स्ट टुवर्ड हिज फैमिली, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी फैमिली के लिए होती है, अपने पेरेंट्स के लिए होती है, अपने वाइफ और बच्चों के लिए होती है। और जो सेकंड ऑब्लिगेशन होता है उसका अपने टुवर्ड्स हिज कंट्री, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए और कम्युनिटी समाज के लिए होता है। ये दो ऑब्लिगेशंस हर एक इंसान को पूरे करने होते हैं। एवरीवन फुलफिल्स हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लिनेशन, इंटेंट, विश। और हर एक इंसान जो अपनी जो ड्यूटीज होता है, ऑब्लिगेशन होता है, वो अपनी विश और इंटरेस्ट के हिसाब से पूरा करता है। बट इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के अंदर इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज व्हाइट पीपल यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द ब्लैक। क्योंकि जो व्हाइट लोग थे वो ब्लैक पीपल को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे और उनके जो राइट्स टू लिव और जो जीने के उनके अधिकार थे उनको अक्सर छीन लिया जाता था। When Mandela became an adult, then he understood। जब मंडेला अडल्ट हुए यानी वो मैच्योर हुए तो उनको इस बात की समझ आई दैट हिज फ्रीडम was only an illusion। इल्यूजन का मतलब आंखों का भ्रम कह सकते हो, आई वॉश। तो मंडेला को इस बात का पता चलता है कि उनकी जो ये जो एक आजादी का जो एक फिलहाल वो आजादी उनको जो दिखती है ना, वो सिर्फ आंखों का एक भ्रम है। इनफैक्ट he was the slave of exploitation। और इनफैक्ट उसको इस बात का पता चलता है कि वो भी जो एक्सप्लॉइटेशन है, ये जो जिस तरीके से लोगों को दबाया जाता है उसके वो भी गुलाम है, स्लेव है। he also understood that। उनको ये बात भी समझ में आती है, not only he was slave, सिर्फ वो ही गुलाम नहीं है, बट his other family members were also, कि उसके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इस एक्सप्लॉइटेशन के शिकार हैं, वो भी इसके गुलाम हैं। यानी कोई भी इंसान साउथ अफ्रीका के अंदर अगर वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो अपनी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से नहीं जी सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम,
और नेल्सन मंडेला के हिसाब से फ्रीडम इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर देम who suppressing other in past। और मंडेला के हिसाब से जो फ्रीडम है, जो आजादी है, उन लोगों के लिए भी मैंडेटरी है, उन लोगों के लिए भी कंपल्सरी है, who suppressing others, जो दूसरों को जगाते हैं, दूसरों को दबाते हैं, राइट। क्यों दबाते हैं? क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, बहुत ही पुअर मेंटालिटी है, जिसकी वजह से वो अपनी मेंटालिटी के गुलाम होते हैं। और अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला कि उनको उस जो एक घटिया सी सोच है उससे उनको भी आजाद होने की जरूरत है, क्योंकि वो दूसरों को दबाते हैं। They also have the right to have it because snatcher of other freedom is prisoner of the same। और जो किसी की फ्रीडम को स्नैच करता है, छीनता है, वो भी सेम ही क्या है, वो भी कैदी है उस गुलामी का। यानी कि जो ऑपरेस्ड है, जिनको दबाया जाता है, वो तो गुलाम है ही, लेकिन जो ऑपरेसर है, जो दूसरों की आजादी को छीनता है, दूसरों की आजादी को सप्रेस करता है, दबाता है, तो वो भी अपने आप में क्या है, वो भी अपने आप में प्रिजनर ऑफ, मतलब वो भी प्रिजनर ऑफ स्लेव है। यानी वो कहीं ना कहीं वो भी गुलामी का कैद है, कैदी है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेंटालिटी है वो अपनी इस मेंटालिटी के अंदर क्या है, बंधा हुआ है, और उस पूरे मेंटालिटी की वजह से वो लोगों को स्ट्रेस करता है। Thus the oppressor, oppressor का मतलब होगा दबाने वाला, exploiter, as much as the prisoner of the oppressed, the oppressor too is not free। तो इस वजह से यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने कहा है कि वो इंसान जो दूसरों को, मतलब वो इंसान जो दूसरों को दबाता है, ऑपरेसर, ऑपरेसर दूसरों को दबाने वाला, और ऑपरेस्ड होगा जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जिस तरीके से ऑपरेस्ड होता है, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है, वो तो गुलाम होता ही है क्योंकि उसको दबाया गया है। एट द सेम टाइम वो इंसान जो दूसरों को ऑपरेस करता है, ऑपरेसर है, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं प्रिजनर और स्लेव होता है, क्योंकि उसकी जो सोच होती है वो सोच दूसरे लोगों को सप्रेस करने देती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सोच का गुलाम होता है। तो ऑपरेस्ड को तो उस गुलामी से आजाद होना ही है। एट द सेम टाइम जो ऑपरेसर है, जो कि अपनी सोच का गुलाम है, उसको भी आजाद होने की जरूरत है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। देखिए, द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। और इसका कंक्लूजन है, नेल्सन मंडेला ने कहा कि वो इंसान जो डरता नहीं वो बहादुर नहीं है, कि ऐसा इंसान जो डरता नहीं वो बहादुर है, बट ही इज वन हु कॉन्कर्स द फियर। बल्कि वो इंसान जो कि डर के ऊपर काबू पाता है, वो इंसान क्या है, वो सच्चा बहादुर है। मंडेला सेड every man has his duty towards his country and community too। और मंडेला ने बोला कि हर एक इंसान की अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या होती है, ड्यूटीज होती है, और उन ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए, राइट। तो ये इसका हमारा समरी था, इसका एक्सप्लेनेशन था। I truly believe आपको इसका समरी समझ में आया होगा। Now let us discuss the MCQs of this particular chapter। So before we proceed, I would like to request you all, when you solve this exercise, how many marks did you get in this worksheet? Please write in the comment box। comment box में मुझे जरूर इसका आंसर करना कि आपके कितने मार्क्स इस particular worksheet में आए, right? So let us start। When was the inauguration day? मतलब जो कौन सा दिन था जब नेल्सन मंडेला ने अपना ओथ लिया था एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट? तो 10th में था, 10th मार्च था, 20 में था, या 20th मार्च था? So 10th May was a day when he took an oath as the president of South Africa। It was a celebration of South Africa's first government। अब कौन सी गवर्नमेंट बनी थी? ऑटोक्रेटिक रेशियल बनी थी, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल बनी थी, डेमोक्रेटिक रेशियल बनी थी, या मोनार्च एंड नॉन रेशियल? देखिए, B is the correct answer because it was the very first time in the history of South Africa a democratic and non-racial government was formed। So B is the correct answer। How many deputy president were elected? और जिस टाइम नेल्सन मंडेला ने ओथ लिया तो उस टाइम उसके जो सहायक थे, असिस्टेंट प्रेसिडेंट थे, वो कितने लोगों को चूज किया गया था? 2 को चूज किया गया था, 3, 1 या नन? तो 2 were chosen as the deputy president। तो first is the correct answer। Why did other countries broke off
डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो क्यों तोड़ लिए थे? बिकॉज ऑफ वाइट रूलर्स, या अदर कंट्रीज आर रेशियल? क्या दूसरी जो कंट्रीज थी वो रेशियल थी? इट इज ए पुअर कंट्री क्योंकि साउथ अफ्रीका गरीब देश था इसलिए, या अपार्टहाइड पॉलिसी? तो डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज अपार्टहाइड पॉलिसी मींस पीपल आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, एंड तो अपार्टहाइड पॉलिसी वहां पर एग्जिस्ट करती थी, जिसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ लिया था। What change brought international leader to South Africa? End of apartheid, humanity, peace या trade negotiation? और मतलब ये जो अगर बात की जाए what change brought इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, ऐसा क्या चेंज हुआ था जो इंटरनेशनल लीडर्स को, जो अभी तक क्या थे साउथ अफ्रीका के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते थे, और वो साउथ अफ्रीका के साथ अपना रिलेशन बढ़ाना चाहते थे बिकॉज ऑफ एंड ऑफ अपार्टहाइड। और जैसे ही वहां पे अपार्टहाइड खत्म हो जाता है तो वो सारे के सारी कंट्रीज जो पहले साउथ अफ्रीका के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहते थे वो क्या करने लग जाते हैं, वो साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं फिर बाद में। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country after a common victory for। ये जो स्पीच दिया था नेल्सन मंडेला ने दिया था, तो जस्टिस के लिए बोला था, पीस के लिए बोला था, ह्यूमन डिग्निटी के लिए बोला था, या ऑल ऑफ द अबव? यस, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ही सेड इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो D is the correct answer. Question number 7. What was it that the nation needed to be liberated from? Liberated का मतलब आजाद होना। पॉवर्टी से आजाद होना था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि जेंडर के नाम पर वहां पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, या डेप्रिवेशन, लोग बहुत सारी बेसिक जो चीजें थी उनसे वंचित थे। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारी चीजें साउथ अफ्रीका के अंदर एग्जिस्ट करती थी जिससे आजाद होने की जरूरत थी। वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस या इंस्लेवमेंट, गुलामी बोल सकते हो, स्लेवरी, ये भी गुलामी हो गया, राइट? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो इमेंसिपेशन का मतलब होता है लिबर्टी, आजादी। तो फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जो ब्लैक पीपल थे उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, और उन रिस्ट्रिक्शन से आजादी, मतलब पॉलिटिकल इमेंसिपेशन चाहते थे, आजादी चाहते थे कि जिससे कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। द स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट वाज डिस्प्ले ऑफ, और जब आसमान के अंदर जो जेट्स थे वो क्या लाइन के अंदर एक क्यू के अंदर बने हुए थे, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? मिलिट्री प्रेसाइजन, बारीकी, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बोथ ए एंड बी। देखें अगर बात की जाए तो बोथ ए एंड बी, बोथ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो मिलिट्री प्रेसिशन भी दिखाना चाहते थे, एट द सेम टाइम लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, एट द सेम टाइम वो अपनी लॉयल्टी भी दिखाना चाहते थे किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति। सो डी इज द करेक्ट आंसर। What colors does this new South African flag possess? Black, red, green, blue, gold. Black, red, yellow, blue, gold. Orange, black, yellow, blue, and silver. And black, blue, violet, saffron, and green. देखिए, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है उसके अंदर यही कॉम्बिनेशन होता है। The structure they created form the basis of one harshest, most inhumane society the world has ever known. What structure Mandela is talking about? तो मंडेला साहब कौन सी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे इस लाइन के अंदर? Racial domination against the black skinned, poverty and suffering, discrimination against the poor, या oppression of women? So A is the correct answer, क्योंकि वहां पर अपार्टहाइड था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, और लोगों को उसके स्किन के हिसाब से जज किया जाता था, और लोगों को उसके स्किन के हिसाब से एक्सप्लॉइट किया जाता था। Whom did Mandela wanted to thank but couldn't? मंडेला किसको थैंक करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सकते थे? His family, अपनी फैमिली को,
व्हाइट रूलर्स को या अफ्रीकन पेट्रोइट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड या मिलिट्री को। तो वो अपने उन लेजेंड्स को, उन पेट्रोइट को, फ्रीडम फाइटर्स को क्या करना चाहते थे, थैंक करना चाहते थे, जिन्होंने इस अपार्टहाइड के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो मर चुके थे, और वो उनको थैंक्स करना चाहते थे। What unintended effect did the decades of oppression and brutality had? तो उसका क्या फर्क पड़ा था, किस तरीके से लोगों को ब्रूटल तरीके से लोगों को अफेक्ट किया गया था और उनको ऑप्रेस किया गया था, इसका तो क्या मतलब उसका रिजल्ट निकल कर आया। क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, पॉवर्टी एंड सफरिंग, बॉयकॉट फ्रॉम द फॉरेन नेशंस, बोथ सेकंड एंड थर्ड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो जो लेजेंड्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके अंदर करेज पैदा हुआ, विजडम पैदा हुई एंड जेनरोसिटी, काइंड हार्टेड, तो ऐसा कैरेक्टर उनके अंदर पैदा हुआ क्योंकि उनको इस तरीके से ऑप्रेस किया गया था। और नेल्सन मंडेला का मानना था क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया गया था, तभी उतना मतलब उनके अंदर इतने अच्छे कैरेक्टर्स का जन्म हुआ। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन? मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स या पीपल? सो पीपल इज द करेक्ट आंसर। मंडेला के हिसाब से किसी भी देश के जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होती है वहां के लोग होते हैं। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा? इट्स एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब जब आपको डर नहीं होता उसको करेज बोलते हैं। जैसे ट्रायम्फ ओवर फियर, इट ओवर फियर, या डर के ऊपर काबू पा लेना। ट्रायम्फ का मतलब हो गया जीत हासिल कर लेना, या बोथ ए एंड बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके उनके हिसाब से जीत के ऊपर मतलब डर के ऊपर जीत हासिल करना एक सच्चा इंसान होता है, ब्रेव होता है। व्हाट आर अ मैन ऑब्लिगेशन इन लाइफ? एक इंसान के जिंदगी में क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू गॉड, या बोथ ए एंड बोथ ए एंड बी, राइट? तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक इंसान का अपने लोगों के लिए और अपनी फैमिली के लिए ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी अपने देश के लोगों के लिए और अपनी फैमिली के लिए ऑब्लिगेशंस होते हैं। Why were two national anthems sung? Sorry, क्यों दो नेशनल एंथम्स को गाया गया था उस दिन, जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ लिया था एज ए प्रेसिडेंट? टू इम्प्लाई यूनिटी, यूनिटी को दिखाने के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या इस चीज को दिखाने के लिए कि उस दिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका था, या टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या जो जेंडर के हिसाब से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वो खत्म हो चुका था। सो डी इज द करेक्ट आंसर 1 एंड 2, बिकॉज उस दिन उनको यूनिटी भी शो करना था, एट द सेम टाइम इट वाज द सिंबल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इरेडिकेशन, यानी कहीं ना कहीं, और उस दिन जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो भी खत्म हो गया था। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के हिसाब से वो कौन सा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन इमोशंस है जो नेचुरल तरीके से आता है? हैट्रेड, यूनिटी, लव, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? तो उन्होंने बोला था कि अगर लोग हेट करना सीख सकते हैं तो लव करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो लव है वो नेचुरल होता है। तो यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम? और जब वो एक यंग बच्चे थे तो उस टाइम उनके दिमाग में क्या रियलाइजेशन आता है, वो क्या सोचते हैं? इट इज जस्ट एन इल्यूजन, आंखों का भ्रम था। ही वॉज बॉर्न फ्री, उसको लगता था वो फ्री है। फ्रीडम वॉज मीन्ट ऑफ किड्स एंड ही हैड नो रियलाइजेशन, और यह उनका कोई भी ध्यान नहीं था। तो यहाँ पर मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो उसका क्या था, एक तरीके से इल्यूजन था, आंखों का भ्रम था। व्हाट बिगेन मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम? अब मतलब ऐसा क्या हुआ जो मंडेला की जो भूख थी फ्रीडम के लिए वो बढ़ गई? The fact that it had been already been taken away from him, या his obligation towards people, या लोगों के प्रति उसका जो भाव था वो बढ़ गया था अपने देश के लोगों के लिए। his obligation towards family, या वो अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था। he was born to fight, या वो बचपन से ऐसा था इसको फाइट करनी थी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब उसको इस बात का पता चला कि उनका जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी उनसे छीन लिया गया है, तो उसके अंदर वो भूख पैदा हो जाती है कि वो उस फ्रीडम को दोबारा से रिगेन करना चाहते थे। विच पार्टी डिड नेशनल मंडेला ज्वाइन?
Indian National Congress, African National Congress, या National African Party, या he did not join any party. तो B is the correct answer. African National Congress Party उन्होंने ज्वाइन किया था. A man who takes away another's man's freedom, एक ऐसा इंसान जो दूसरे की आजादी को छीनता है, वो वाइट था, या a prisoner of hatred, या वो नफरत के लायक है, क्रिमिनल है, या रूड है. तो वो भी क्या है, a prisoner of hatred, वो भी क्या है, वो भी नफरत का एक कैदी है, क्योंकि वो नफरत की गिरफ्त में है. Who according to Mandela is not free, मंडेला के हिसाब से वो कौन फ्री नहीं है. ऑप्रेसर, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को दबाता है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों से दबता है, ऑप्रेस्ड, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव. तो अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही आजाद नहीं होते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. तो किस तरीके से नेल्सन मंडेला की जो भूख थी आजादी के लिए, उसने किस तरीके से नेल्सन मंडेला की लाइफ को चेंज कर दिया. टर्न फ्रॉम फ्राइटेंड टू बोल्ड, यानी वो पहले डरते थे, उनको बाद में बहुत ज्यादा बोल्ड बना दिया. टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू ए क्रिमिनल, क्योंकि वो पहले कानून को फॉलो करते थे, उसके बाद उनको एक तरीके से क्रिमिनल बना दिया क्योंकि उन्होंने कानून का पालन नहीं किया. टर्न ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, पहले वो अपनी जिंदगी से प्यार करते थे और उसके बाद उन्होंने एक अपनी सन्यासी वाली जिंदगी जीनी स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया और सारा जीवन अपने देश के लोगों के लिए लगा दिया. या ऑल ऑफ द अबव. So all of the above is the correct answer. Option number D is the correct answer. All of the above. What does depth of oppression create? मतलब जब लोगों को बहुत बुरी तरीके से ऑप्रेस किया गया था, तो उससे क्या पैदा हुआ? क्रिएट. ऑप्रेस्ड, हाइट ऑफ कैरेक्टर, पॉवर्टी, या लैक ऑफ फ्रीडम. तो जब लोगों को बुरी तरीके से दबाया गया तो उनका जो कैरेक्टर था, हाइट ऑफ कैरेक्टर, तो उनका कैरेक्टर निखर कर आया और तभी वो लेजेंड्स जो कि जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया साउथ अफ्रीका की आजादी के अंदर और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के अंदर, तो तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि उनको उस तरीके से दबाया गया था और वो हाइट ऑफ कैरेक्टर निकल कर आया था. So my dear students, this is all about from this particular chapter. Today we discussed the summary as well as we practiced some MCQs of this chapter. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another chapter. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.